गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम लोग उद्योग के विषय में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने 1948 के औद्योगिक नीति के संदर्भ में आपको विषय में समझाया था। आज हम थोड़ा सा औद्योगिक नीति 1956 की औद्योगिक नीति के विषय में बताएंगे। तो इसमें ये है कि जो 1948 के औद्योगिक नीति में जो कार्य नहीं संपन्न किया गया या नहीं हो पाया और जिस लक्ष्य तक पहुंचने की सरकार की मंशा थी वहां तक वो नहीं पहुंच पाए, तो इसके लिए 1948 के औद्योगिक नीति में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। और 30 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नई औद्योगिक नीति के विषय में लोगों को बताया और प्रस्ताव रखा, जिसको 1956 की औद्योगिक नीति कहा जाता है। इसमें ये था कि सरकार की ये मंशा हो गई या सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जो भी देश का आर्थिक विकास है या यातायात की सुविधाएं हैं, यातायात के सुविधाओं का प्रसार है और या फिर स्थानीय स्तर पे उद्योगों का विकास है, ठीक ना, या बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास है, तो वो सब स्वयं सरकार अपने कंधों पर लेकर उसको आगे बढ़ाएगी ताकि देश का विकास अच्छी तरीके से हो सके। और जो विषमताएं व्याप्त है, ठीक ना, जो विषमताएं हैं उसको समाप्त किया जा सके। जो आर्थिक रूप से विषमताएं हैं, धनी वर्ग निर्धन वर्ग, ये सब जो विषमता है उसको समाप्त किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक नई औद्योगिक नीति 1956 तैयार की गई, जिसका देखिए उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य है कि अपने देश की या भारत की तीव्र गति से औद्योगिक विकास हो, ठीक ना, तेजी के साथ औद्योगिक विकास क्या हो, तेजी के साथ हो, ऐसी नीति बनाई जाए जिससे औद्योगिक विकास तेजी के साथ देश की हो। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण रोकना। जो आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो गया था, कुछ ही हाथों में केंद्रित होकर रह गया था अर्थव्यवस्था, कुछ पूंजीपति वर्ग के हाथों में, तो उस चीज़ को रोकने की व्यवस्था की गई। और इसमें ये व्यवस्था की गई कि सभी को बराबर का मौका अर्थव्यवस्था में दिया जाए, सभी लोग आगे बढ़ें। इस तरह से एक और उद्देश्य है कि सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास हो। जो पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र हैं, ठीक ना, पब्लिक सेक्टर के जो क्षेत्र हैं, सार्वजनिक क्षेत्र हैं, उनका विकास भी तेजी से हो, उनको पीछे ना रखा जाए, ठीक। तो इसके विकास पर भी ध्यान दिया गया। फिर है बड़े बड़े उद्योगों के विकास का प्रसार करना। जो हमारे देश में बड़े उद्योग थे, प्रथम श्रेणी में उद्योग को बांटा गया था, द्वितीय श्रेणी में 1948 में, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी, 4 श्रेणियों में उद्योगों को बांटा गया था। तो इसमें जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं उनका भी बड़े स्तर पे प्रसार हो और वो विकास में भागीदारी दे सके सही तरीके से, सही मायने में। तो इसकी भी व्यवस्था इस नीति के अंतर्गत की गई। अब है आर्थिक विषमताओं का प्रसार करना। आर्थिक विषमताओं के प्रसार को रोकना, आर्थिक विषमताओं के प्रसार को रोकना, के प्रसार को रोकना, मतलब जो आर्थिक विषमता देश में व्याप्त हो रही थी, ठीक ना, पनप रही थी। 1948 की जो नीति पॉलिसी बनाई गई थी उसके द्वारा, तो उस चीज़ को रोकने की भी व्यवस्था की गई। जो केंद्रीकरण था या जो केंद्रीय सत्ता थी, उस केंद्रीय सत्ता को भी धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया गया। केंद्रीकरण को भी प्रयास किया गया कि इसका आर्थिक विषमता पे प्रभावित न करे, तो इसको रोकने की व्यवस्था की गई। फिर है सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन। जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत या गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत
जो सरकारी क्षेत्र है, ठीक ना, उस चीज़ को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई। यानी लोग देखिए ज़्यादातर पब्लिक या फिर निजी क्षेत्र में अधिक इंटरेस्टेड होते हैं, तो उस चीज़ को कम करने की आवश्यकता है और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है उसके विकास की आवश्यकता है। तो इसके लिए ये कोशिश किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो है इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग है, उनको प्रोत्साहित किया जाए। अब इसकी विशेषताएं देखिए। 1956 के औद्योगिक नीति की क्या विशेषता है, तो इसमें देखिए सबसे पहले ये था कि बड़े पैमाने के जो उद्योग थे उनका विभाजन किया गया, ठीक ना, 3 वर्गों में विभाजित किया गया इसको। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा था और 1948 में 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, तो इसमें जो है उसको 3 वर्ग में विभाजित किया गया। तो पहले वर्ग में जो है 17 उद्योगों को शामिल किया गया, ठीक है, 17 उद्योगों को शामिल किया गया, जिससे के भावी विकास के लिए, भविष्य में इसका विकास तेजी से हो और इसके लिए सरकार ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व लिया था। तो ये सबसे ज़रूरी हो गया। और इसमें अस्त्र शस्त्र है, जैसे रक्षा से संबंधित है, बिजली की मशीनें हैं और ऊर्जा शक्ति से संबंधित रिलेटेड जो भी हैं, ठीक ना, ये सब रेलवे है, हवाई जहाज है या फिर जलपोत है, पानी वाला जहाज है, और चांदी सोना चांदी से रिलेटेड जो भी उद्योग है, ये सब उद्योग जो है प्रथम श्रेणी के उद्योग में आए थे और 17 उद्योग में इसको विभाजित किया गया था, जिसका दायित्व सरकार ने अपने कंधों पर लिया था इसके विकास के लिए। अब द्वितीय वर्ग में 12 उद्योग आए। इसमें 12 उद्योगों में कुछ उद्योग थे जैसे यातायात से संबंधित, ठीक ना, यातायात के साधनों से संबंधित उद्योग थे, या फिर इसको कह सकते हैं कि सड़क यातायात हो गया या फर्टिलाइज़र हो गया। फर्टिलाइज़र यानी जो खाद्य वगैरह होता है वो, औषधि है, ये सब उद्योग जो है, उद्योगों का विकास जो है, इसको सरकार ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व लिया था। इसको द्वितीय वर्ग में रखा गया। इसमें कुल 12 उद्योग शामिल थे। तृतीय वर्ग में जो इन उद्योगों में शामिल नहीं थे, इन दोनों प्रथम और द्वितीय वर्ग में, उनको तृतीय वर्ग में रखा गया और उसका विकास करने का भी प्रयास सरकार ने अपने कंधों पर ले लिया, उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लिया। तो इस तरह से 3 वर्ग में उद्योगों का विभाजन किया गया। इसमें ये भी था कि लघु और कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लघु और कुटीर उद्योग, इस पे ध्यान दिया गया। इसके अलावा जो सेवा योजक हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाया जाए, ठीक ना, कार्यकुशलता पर ध्यान दिया गया और योग्य तथा प्रशिक्षित जो व्यक्ति हैं उनको इन कार्यों में लगाया गया ताकि देश का विकास जो हो वो तेजी से हो। तो इसमें ये ध्यान दिया गया कि योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति इसके अंतर्गत कार्य करेंगे और इस कार्य को और मजबूती प्रदान करेंगे ऐसे ही लोग। तो शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता थी, शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। इसके अलावा इस नीति में यह भी स्वीकार किया गया कि जो प्राविधिक यानी जो टेक्निकल है काम है, टेक्निकल कार्यक्रम है, ठीक ना, उसको भी इसमें तैयार किया जाए। तकनीक का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए और इसके लिए योग्य और प्रशिक्षित लोगों को नियुक्त किया जाए ताकि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो। और सरकार द्वारा उद्योगों को तथा का प्रसार करना ताकि उत्पादन में वृद्धि हो, इस पे भी ध्यान दिया गया। तो ये सब चीज़ें थी जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में सक्षम थी। तो ये सब चीज़ें इसमें ध्यान दी गई और ये भी प्रयास किया गया कि देश का संतुलित विकास हो,
ठीक ना, देश का संतुलित विकास हो, अर्थात किसी एक क्षेत्र का विकास न करके पूरे देश का विकास हो, पूरे राज्य का एक साथ विकास हो। लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जो पिछड़े हैं, ठीक ना, तो उसको मजबूत करने की आवश्यकता है, उसका भी विकास करने की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों का भी। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ एरिया अभी भी पीछे हैं, इसी तरह से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, ओडिशा देख लीजिए, कुछ क्षेत्र जो है अभी भी बहुत पीछे हैं, तो इनके विकास करने की आवश्यकता है, क्योंकि संतुलित विकास, किसी देश का संतुलित विकास ही वो पूरे देश का विकास कर सकता है। पूरे देश का विकास संभव है तभी जब देश का संतुलित विकास हो, तो ये आवश्यक है। अब इसमें 1956, अब ये देखिए, ये हो गया, विशेषताएं भी हो गई, उद्देश्य भी हो गया, आशा करती हूँ समझ में आया होगा। और अब इसका मूल्यांकन, 1956 की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन करने पे ये पता चलता है कि निजी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के विकास से आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया, तो जो निजी क्षेत्र का विकास था तो उसने फिर आर्थिक विषमता में वृद्धि कर दिया, ठीक ना। निजी क्षेत्र के विकास ने आर्थिक विषमता में वृद्धि कर दी। जिस आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया गया था, ठीक है, जिस आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया गया था, वो वही आर्थिक विषमता 1956 के औद्योगिक नीति में भी दिखाई देने लगी। तो लेकिन पहले की अपेक्षा जो था, आर्थिक विषमता पर काफ़ी नियंत्रण लगाया गया, बचत में वृद्धि की गई, विनियोग में वृद्धि की गई, लोगों को रोजगार दिया गया, लोगों की आय में वृद्धि हुई, तो इससे जो आर्थिक विषमता थी पहले की अपेक्षा कम हो गई। इसके अलावा सच्चे समाजवाद, मतलब समाजवाद की स्थापना पर जोर दिया गया। समाजवाद की स्थापना पर बल दिया गया। समाजवाद की स्थापना पर बल दिया गया का मतलब है कि देश का संतुलित विकास हो, सभी लोगों का कल्याण हो, हर एक व्यक्ति का कल्याण हो, इस पे विशेष ध्यान दिया गया ताकि सभी लोगों का विकास एक साथ हो। तो ये काफ़ी हद तक संभव भी हुआ, क्योंकि बड़े पैमाने का उद्योग भी और जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का विकास था वो भी हुआ, जिससे कि समाजवाद या समाज का कल्याण संभव हो सका। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इसमें ये भी था कि 1956 की औद्योगिक नीति का देश का विकास करने के लिए सरकार ने अपने कंधों पर उत्तरदायित्व ले लिया था। इससे जो राजनीतिक हस्तक्षेप था, ठीक ना, राजनीतिक हस्तक्षेप जो था उसमें वृद्धि हो गई, राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि हुई, क्योंकि वो निजी क्षेत्र के उद्योगों पर नियंत्रण लगाया गया सरकार की ओर से, तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप हो गया, राजनीति का हस्तक्षेप हो गया, और बड़े पैमाने पर उद्योगों को सरकार ने विकास करने का प्रण लिया था, उत्तरदायित्व था, जिसके कारण उद्योगों में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो गई। इससे इसका प्रभाव पड़ा, उद्योगों के विकास पे राजनीतिक हस्तक्षेप का बहुत प्रभाव पड़ा था, ठीक ना। तो इस तरह से राजनीतिक तत्वों का भी प्रवेश हो गया इसमें, और कई प्रकार की जो चीज़ें थी जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी, कहीं न कहीं इसमें भी त्रुटि थी, लेकिन कोशिश किया गया कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। तो ये सब उसके बाद देखिए 1956 की औद्योगिक नीति,
तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जब छूट जाती हैं तो कहीं ना कहीं जब कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो इसके लिए फिर एक नई नीति का निर्धारण किया जाता है। तो उस नई नीति को बनाया गया 1991 में, औद्योगिक नीति 1991। इसके विषय में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तो आप इतना इसको तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।